हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में 8वां चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोगों को पता ही है कि राजस्थान बोर्ड की क्लास 6 की बुक में पढ़ा रही हूँ। तो 7 चैप्टर में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। कुल 3 वीडियो आ चुके हैं, ये चौथा वीडियो है। और आज की वीडियो में 8वां चैप्टर पढ़ेंगे, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, और 9वां चैप्टर भी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। डेली रात के 9:30 बजे प्रैक्टिस वाली वीडियो आती है, और लेवल 2 के सीडीपी के क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के सॉल्व करवा रही हूँ। तो यदि आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 8 है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। लिखा है, मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं, यह क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु व आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। ये लेसन इंपॉर्टेंट है और इससे कई प्रश्न बनते हैं। आगे लिखा है, राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है, साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अतः यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि, पशुपालन व खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग व सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले कृषि के बारे में बताया जा रहा है। राजस्थान में कृषि, तो राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है। ये बात आपको याद रखनी है कि जो 60% भाग है वह कैसा है? मरुस्थल। आगे लिखा है, यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर है। अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, और ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती हैं। कौन कौन सी? और फसलों से प्रश्न पूछा गया है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। सबसे पहले लिखा है रबी की फसल के बारे में। रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है तथा गर्मी प्रारंभ होने पर यानी कि मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। इसमें गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों आदि फसलें प्रमुख हैं। तो अभी जो समय चल रहा है, आपने देखा होगा खेतों में जो फसलें खड़ी हुई हैं, ये रबी की फसलें हैं। गेहूं की फसल अभी तैयार नहीं हुई है, अभी उसमें समय है। तो जो गेहूं है, चावल है, चना है, सरसों है, ये सभी रबी की फसलें हैं। आगे लिखा है खरीफ की फसल। लिखा है खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है व शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। इसमें मुख्य फसलें ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि हैं। तो ये फसलें आपको याद रखनी है, रबी की, खरीफ की। तीसरी फसल है जायद की फसल। तो यह फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती है। इस समय तरबूज, खरबूज, ककड़ी आदि उगाई जाते हैं। तो जायद की फसल में आप देखेंगे कि सब्जियां भी उगाई जाती हैं। तरबूज, खरबूज उगाए जाते हैं, ककड़ी है, खीरा है, ये सब भी उगाया जाता है। आगे लिखा है राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण। तो राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण बताए जा रहे हैं। क्या क्या कारण हैं? पहला लिखा है प्राकृतिक कारण। तो बार बार सूखा, रेतीली, ऊसर व बंजर भूमि और मृदा अपरदन एक कारण तो ये है। और ये कैसा कारण है? प्राकृतिक कारण है। आर्थिक कारण क्या है? तो किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य, पुरानी तकनीक से कृषि, सिंचाई के साधनों की कमी, उत्तम खाद बीज की कमी, ये आर्थिक कारण है। तीसरा लिखा है संगठनात्मक कारण। तो भू स्वामित्व समस्या, नीतिगत कमजोरियां, ये संगठनात्मक कारण है। आगे राजस्थान में कृषि की विशेषताएं बताई जा रही हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? चलिए पढ़ लेते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं विशेषताओं को। पहली लिखी है देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों, ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान में जौ व चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश है
उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जौ और चना होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान जो है भारत में दूसरे स्थान पर है। आगे लिखा है पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है। राज्य से श्री गंगानगर गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि कौन सा जिला जो है गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो वह है श्री गंगानगर। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विकास हुआ है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। तो ये राजस्थान की कृषि की विशेषताएं थीं। आगे लिखा है राजस्थान में पशुपालन। तो लिखा है राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा व कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही जीविकोपार्जन का सहज साधन है। इस क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित हैं ही, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की कई वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। तो जो मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा कम होती है और भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं? कठिन हैं। तो यहाँ जीविकोपार्जन का जो सहज साधन है वह क्या है? पशुपालन। और ये इन क्षेत्रों में मरुस्थल के कारण और पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कृषि के अवसर सीमित ही हैं और जो औद्योगिक रोजगार के अवसर हैं वो भी सीमित ही हैं। ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण लोग हैं ये पशुपालन से अपना रोजगार चलाते हैं और आवश्यकता की वस्तुएं इन्हें इसी तरीके से प्राप्त होती हैं। आगे लिखा है पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा भी संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं। अब यदि पूछ लिया जाए प्रश्न में कि पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो दूसरा, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान के पालतू पशु कौन कौन से हैं इसके बारे में लिखा है। तो पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां व भेड़ पालन बहुतायत से किया जाता है और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, ये तो आपको पता ही है। आगे लिखा है राजस्थान की 20वीं पशुगणना के अनुसार, यानी कि 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार ऊंट व गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है। भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। गाय व भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग का। आगे लिखा है पशुपालन से लाभ, यानी पशुपालन से लाभ क्या है? तो पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है एवं पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही आदि की प्राप्ति होती है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों को निर्यात भी किया जाता है। तो पशुओं से अन्य चीजें हम लोगों को प्राप्त होती हैं, जो रोजगार तो मिलता ही है ग्रामीण लोगों को। इसके अलावा पशुओं से हमें पौष्टिक आहार भी मिलता है, घी, मक्खन, दूध, छाछ, दही ये सब प्राप्त होता है। और डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा और चारा उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन भी मिलता है। और जो पशुओं से हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं इनका विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है पशुपालन में समस्याएं। लिखा है पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते हैं।
पशुपालक के पास कमजोर व घटिया नस्ल के पशु हैं, यानी पशुपालन में भी समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि पशुपालन इतना सरल है, इसमें भी समस्याएं हैं कि जो पशुपालक हैं निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक व सही इलाज नहीं दे पाते हैं। पशुपालक के पास कमजोर व घटिया नस्ल के पशु हैं। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है। परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं। पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है। बार बार के सूखे व अकाल से पशुधन कम होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है राजस्थान में खनन। तो कई प्रकार के खनिज भी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो लिखा है राजस्थान में कई विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान को कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं राजस्थान में खनन, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है रॉक फास्फेट। आगे लिखा है सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखने हैं। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के काफी अवसर हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। इसके गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो लेसन यहीं पर यह समाप्त होता है। शब्दावली लिखी हुई है। क्या लिखी है शब्दावली? आजीविका क्या होता है? रोजगार, जीवन निर्वाह हेतु किया जाने वाला कार्य। अतिवृष्टि क्या होती है? अत्यधिक वर्षा। और निर्यात क्या है? देश से माल बाहर अन्य देशों को भेजना, तो ये कहलाता है निर्यात। अगला लेसन है अध्याय 9 है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो 8वां चैप्टर था उसमें आपको फसलों के बारे में याद रखना है, जो खनिज बताए हैं उनके बारे में याद रखना है, पशुपालन के बारे में बताया है, कृषि के बारे में बताया है, तो ये सब आपको याद रखना है। प्रश्न यदि बनेगा तो फसलों से बन सकता है और खनिजों से, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बन जाता है। चलिए 9वां चैप्टर शुरू करते हैं। लिखा है किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन एवं स्वास्थ्य आदि। आमजन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का संक्षेप में वर्णन इस अध्याय में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है शिक्षा के बारे में। लिखा है शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उसमें चारित्रिक एवं व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, समाज एवं देश का विकास करने का मुख्य माध्यम है। विद्यालयी शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि है। राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यमान हैं। इसी तरह तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी विद्यमान हैं। आगे लिखा है शिक्षा का अधिकार। तो राजस्थान में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। यह अधिनियम जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वहीं अभिभावकों से भी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराने का कर्तव्य भी बताता है। विद्यालयों में
बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। तो ये प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा किस पोर्टल के माध्यम से जाता है, तो आपको याद रखना है साला दर्पण पोर्टल। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के साथ विविध प्रोत्साहन, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास, भोजन एवं दुग्ध वितरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है साक्षरता। साक्षरता की बात की जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता 66.11% रही, जिसमें पुरुष साक्षरता 79.19% और महिला साक्षरता 52.12% रही। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के बारे में बता दिया, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है उसके बारे में लिखा है। अब लिखा है स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। लिखा है स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। इसीलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। सरकार द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को साकार करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। तो सरकार का दायित्व है कि प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए और इस दिशा में प्रयास भी निरंतर किए जा रहे हैं। आगे लिखा है स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में कि क्या क्या स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं। और ये बातें आपको याद रखनी है। तो प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी पर खोले जाते हैं, तो आपको याद रखना है 1 लाख की आबादी पर। आगे लिखा है नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर में स्थित आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में विशेष चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जल्द ही राजस्थान में कुल 33 जिलों में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। अब लिखा है स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में। लिखा है राजस्थान में नागरिकों की स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती है, जिसमें आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसी प्रकार राज्य में क्षय रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन अल्पता विकार, एड्स आदि रोगों पर नियंत्रण एवं कुष्ठ रोगों के उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो ये कुछ योजनाएं भी आपको याद रखनी है। वैसे हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है संचार एवं डाक सेवा। स्वास्थ्य के बारे में बता दिया, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में और जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं उनके बारे में बता दिया। अब लिखा है संचार एवं डाक सेवा के बारे में। तो लिखा है वर्तमान युग सूचना एवं तकनीकी का युग है, अतः इस दिशा में राजस्थान भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आप संचार को सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं।
इसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, टेलीग्राफ इसके प्रचलित साधन हैं। बढ़ते हुए सूचना और तकनीकी ज्ञान ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग कार्यरत है, जो नवीन बदलावों के अनुरूप राज्य के तकनीकी विकास के लिए प्रयास करता है। यह राज्य में सूचना एवं संचार से संबंधित नीति के निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य करता है एवं सूचना व तकनीकी से संबंधित सुविधाओं, शर्तों और सीमाओं को तय करता है। अब लिखा है डाक सेवा के बारे में। चलिए डाक सेवा के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है संचार एवं डाक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेशों और सामग्री को आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। संदेशों, सूचनाओं और विविध सामग्री को भौतिक तथा वस्तुगत रूप में आदान प्रदान करने अथवा एक दूसरे तक पहुंचाने में डाक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग कार्यरत है। राजस्थान में भी डाक और इससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त रूप में उपलब्ध हैं। डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे 3 पारंपरिक साधन हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। सामान्य डाक सेवा, रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक को पहुंचाया जाता है। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती है, बल्कि बचत खाते, मनी ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। इसका एक उदाहरण सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा प्रदान की जाती है। तो डाक सेवा के बारे में बता दिया। अब लिखा है बैंक सेवाएं। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। फिर परिवहन सेवाओं के बारे में लिखा है बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। बैंक मुद्रा के लेन देन द्वारा ब्याज अर्जित करती है। व्यक्ति एवं संस्थाओं द्वारा अपनी बचत बैंक में जमा करवाई जाती है। बैंक के द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। बैंक जरूरतमंद लोगों को ऋण भी देती है एवं ऋण की राशि पर ब्याज वसूल करती है। बैंक में जमा राशि एटीएम, चेक, ड्राफ्ट द्वारा निकाली जा सकती है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा भी प्रदान की जाती है। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब परिवहन सेवाएं लिखी हैं, चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। लिखा है राज्य के औद्योगिक विकास एवं व्यापार हेतु सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। राजस्थान में सड़क, रेल एवं वायु तीनों प्रकार के परिवहन के साधन उपलब्ध हैं। राज्य में कोई बंदरगाह नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। अब लिखा है सड़क परिवहन। जो परिवहन के साधन हैं उनके बारे में एक एक करके बताया जा रहा है। पहले सड़क परिवहन, फिर रेल परिवहन, फिर वायु परिवहन। तो पहले पढ़ लेते हैं सड़क परिवहन के बारे में। लिखा है राजस्थान के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ। इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर एवं न्यूनतम धौलपुर में है। NH 15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये बात आपको याद रखनी है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग याद रखिएगा और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग याद रखिएगा। अब लिखा है रेल परिवहन के बारे में। रेल परिवहन माल परिवहन एवं यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन, उत्तर पश्चिम रेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे एवं 5 मंडल जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कच्छ, उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है, और ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कच्छ है। आगे लिखा है वायु परिवहन के बारे में। तो राजस्थान में वायु परिवहन का विकास जारी है।
राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवा से जुड़े हैं। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और यही आपको याद रखना है। राज्य में 5 हवाई अड्डे बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलौदी, रातानाड़ा भारतीय वायुसेना के अधीन है। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली और ये बात आपको याद रखनी है। लेसन होता है यहीं पर समाप्त। शब्दावली पढ़ लेते हैं। बौद्धिक क्या होता है? बुद्धि से संबंधित, व्यापक, बड़ा, पारस्परिक, आपसी और जीविकोपार्जन, जीने के लिए कार्य करना। तो 9वां लेसन ये यहीं पर समाप्त होता है। 10वां लेसन है लोक संस्कृति एवं कला। तो ये लेसन बहुत अच्छा है, इससे कई प्रश्न बनेंगे और काफी बड़ा भी है ये लेसन। त्योहारों के बारे में, मेलों के बारे में और संस्कृति के बारे में, आभूषणों के बारे में, इन सब के बारे में आप इस लेसन में जानेंगे। तो इस लेसन को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा लेसन है और कई इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेसन में है। तो इसको मैं अलग से एक वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद क्लास 6 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्रैक्टिस वाली वीडियो यदि आप नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।